Class 11th Business Studies Chapter 2 2.3 Joint Hindu Family Business. Joint Hindu Family Business is a specific form of business organization found only in India. तो ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री. और ये उन कुछ चुनिंदा कुछ बहुत ही पुराने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है जो कि इस कंट्री में पाया जाता है. It refers to a form of organization wherein the business is owned and carried on by the members of the Hindu Undivided Family HUF. तो ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है मतलब ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि कंट्रोल किया जाता है और जो भी ओनर होते हैं उस बिज़नेस के वो एक अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली होती है. मतलब कि इंडिया में जो भी मतलब बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही इस बिज़नेस को फॉलो करते हैं. बहुत लोग फॉलो करते हैं, मतलब बहुत ही दूसरे धर्म के लोग भी फॉलो करते हैं. लेकिन ऐसी अनडिवाइडेड इंडियन फैमिली जो कि अनडिवाइडेड हो उसे हम वही इस बिज़नेस को जनरली फॉलो करती हैं. फिर आ जाता है इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू लॉ. ये एक हिंदू लॉ होता है हमारे गवर्नमेंट में, उसके द्वारा गवर्न की जाती है. द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द फैमिली is birth in a particular family and 3 successive generations can be member in the business. तो ये मतलब ऐसा बिजनेस होता है कि जिसमें कि एक ही फैमिली के लोग बिज़नेस को रन करेंगे. इसीलिए अगर आपको इस बिज़नेस में आना है तो आपको उस फैमिली में बर्थ लेना पड़ेगा, उस फैमिली में जन्म लेना पड़ेगा. और ये जो बिज़नेस फॉलो किया जाता है वो कम से कम 3 सक्सेसिव जनरेशन को से मिलकर बनता है. मतलब 3 पीढ़ी बीतेंगी तब जाके ये एक हिंदू फैमिली बिजनेस बन पाएगा. फिर द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज़ द एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड कर्ता. तो ये बिज़नेस जो होता है मतलब सारे मेंबर लोग मिलके इसको कंट्रोल नहीं करते, बल्कि जो सबसे बुज़ुर्ग आदमी रहता है इस बिज़नेस का वही इसे फॉलो करता है और उसे हम कर्ता कहते हैं. ठीक है. फिर ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को-पेरेंट्स. और जो भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो उन सभी फैमिली मेंबर्स का इक्वल राइट रहता है फैमिली पर. जो भी प्रॉपर्टी होती है सभी को इक्वली डिवाइडेड रहती है और उन सभी को हम को-पेरेंट्स कहते हैं. फिर आ जाते हैं फीचर्स पे. The following points highlight the essential characteristics of the joint Hindu family business. तो यहाँ पे कुछ बहुत ही essential highlights दी गई हैं, characteristics दी गई हैं हिंदू फैमिली बिजनेस के तो उसे हम पढ़ते हैं. तो पहला जाता है फॉर्मेशन. फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 members in the family and ancestral property to be inherited by them. The business does not require any agreement as membership is by birth. It is governed by the Hindu Succession Act 1956. तो ये जो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस रहती है उसमें कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए. मतलब ये जो बिज़नेस अगर आप रन कर रहे हो बोल के कि ये हिंदू फैमिली बिजनेस है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, तो इसमें कम से कम 2 मेंबर होंगे इस बिज़नेस में. और ये बिज़नेस तभी माना जाएगा जबकि ये मतलब पुरखों की ज़मीन पर बेस्ड होगा. मतलब कि हो सकता है आप फार्मिंग का बिज़नेस कर रहे हो तो आपको पुरखों की ज़मीन पर ही फार्मिंग करोगे, तभी ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस का हिस्सा कहलाएगा. मतलब फार्मिंग करके आप इसे बेच रहे हो तो आप एक बिज़नेस ही कर रहे हो ना, तो तभी ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाएगा जबकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर बेस्ड हो. और ये इसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं चाहिए होता है कि हाँ आप इस बिज़नेस के पार्टनर हो तो आपको ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इसमें ये होता है कि जो भी आपको इसमें अगर आप इस फैमिली में बर्थ लिए हो, इस फैमिली में जन्म लिए हो, तो आप इस फैमिली के ओनर कहलाओगे, मतलब इस बिज़नेस के पार्ट कहलाओगे. फिर आ जाता है इसको गवर्न कैसे किया जाता है. ये इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा गवर्न किया जाता है.
फिर लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर्स ऑफ कोपेरेंसी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। द कर्ता हाउएवर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि इसमें जो लायबिलिटी होती है कि सारे डेब्ट्स का पेमेंट सिर्फ जो बिजनेस को रन कर रहा है वही करेगा। तो यहाँ पे कर्ता क्योंकि बिजनेस के सारे डिसीजन ले रहा है और कंट्रोल कर रहा है बिजनेस को, इसीलिए कर्ता के ही सारे प्रॉपर्टी को लिया जाएगा, मतलब कर्ता के ऊपर ही सारी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। और जो को पेरेंसी है वो खाली इसमें बिजनेस में शेयर का काम करते हैं और खाली एक तरह से एम्प्लॉय टाइप के रहते हैं। फिर आ जाता है कंट्रोल। द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा इसके कि जो भी कंट्रोल रहता है वो इस फैमिली बिजनेस का वो कर्ता के हाथ में रहता है। He takes all the decision and is authorized to manage the business. His decision are binding on the other members. तो ये सारे डिसीजन लेता है, जो करता रहता है फैमिली का वही सारे डिसीजन लेता है और जो भी मैनेज करना रहता है बिजनेस को सारा यही करता है। और जो भी डिसीजन लेना रहता है, मतलब जो भी डिसीजन करता लेता है उस डिसीजन को सभी फैमिली मेम्बर्स को फॉलो करना पड़ता है। फिर आ जाता है कंटिन्यूटी। द बिजनेस कंटिन्यूज इवन द डेथ ऑफ द कर्ता एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर्स टेक अप द पोजीशन ऑफ कर्ता लीविंग द बिजनेस स्टेबल। द बिजनेस कैन however be terminated with the mutual consent of the members। तो जो अगर मान लीजिए कर्ता जो है क्योंकि वो एल्डेस्ट पर्सन है तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो ऐसा तो नहीं है ना कि बिज़नेस को सीधे बंद कर दोगे आपको बिज़नेस चालू रखना है। तो बिज़नेस चालू रखने के लिए जो कर्ता ख़त्म हुआ है उसके बाद जो सबसे बुजुर्ग आदमी है पूरे फैमिली में उसे बिज़नेस का ओनर बना दिया जाता है, वही कर्ता बन जाता है और बिज़नेस को कंट्रोल करता है। फिर आ जाता है माइनर मेंबर्स। The inclusion of an individual into the business occurs due to the birth in a Hindu undivided family. Hence, minors can also be member of this business. तो माइनर्स क्या होता है? माइनर्स वो होते हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के होते हैं। तो अगर आप किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बर्थ लिए हो, उस बिज़नेस वाली फैमिली के में बर्थ लिए हो, तो आप उस फैमिली के बिज़नेस के मेंबर हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप 18 साल के ऊपर होगे तभी आप उस फैमिली के मेंबर कहलाओगे, उस बिज़नेस के मेंबर कहलाओगे। तो इसीलिए माइनर भी इस बिज़नेस के मेंबर्स बन सकते हैं। फिर मेरिट्स एंड लिमिटेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।